गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट क्लास में हमने कवर किया था अबाउट कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एंड हाउ वी कैन अचीव टू कोहेरेंट सोर्सेज फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट एंड सम कंडीशंस ऑफ टू सस्टेन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, उसमें हमने मेंशन किया था कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। Two independent sources of light cannot be coherent. दो individual sources of light coherent नहीं हो सकते। अगर हमें two coherent sources of light चाहिए तो उसको हम single source ही obtain करेंगे by the mean of reflection और refraction। और बात करें coherent sources की, what are coherent sources? The sources which emits continuous light waves of equal wavelength and same frequency and has a constant phase difference or a zero phase difference. Then the sources is said to be coherent sources. Now next हमने बात की थी स्टूडेंट इंटरफेरेंस टॉपिक की। इंटरफेरेंस हमने पढ़ा था कि इट इज द redistribution of energies in a medium on account of superposition of light waves from two coherent sources. तो अब बात करें हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? तो आज ये डिस्कस करेंगे और देन हम नेक्स्ट टॉपिक जो कवर करेंगे इस आज की डेट में वो होगा हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस। तो पहला टॉपिक हमारा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में लिखा हुआ स्टूडेंट्स आप कॉपी नोट कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल when two or more wave motion two or more wave motions traveling through a medium superimpose one another a new wave is formed in which resultant displacement y vector at any instant is equal to vector sum of displacements of individual waves at that instant. This is the principle. According to this principle, when two or more wave motions traveling in a medium superimpose one another, a new wave is formed in which resultant displacement y at any instant is equal to vector sum of displacements of individual waves at that instant. और अगर से मैथमेटिकली लिखें हम तो मैथमेटिकली वी कैन राइट इट y vector is equal to y1 vector plus y2 vector up to y3 vector and so on up to yn vector. This is the principle. अब स्टूडेंट इसको हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सपोज कीजिए स्टूडेंट्स these are some particles of the medium। ये कुछ पार्टिकल्स ले मीडियम के। सपोज कीजिए कि ये रेस्ट में, फॉर एग्जांपल, वैसे ये रेस्ट में होते नहीं है, अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है इसमें, ये रेस्ट में होंगे नहीं, बट जनरली हम एज्यूम करें कि इफ दीस पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज एट रेस्ट इनिशियली एंड सपोज अ वेव इज पास थ्रू दैट मीडियम, एक वेव इस मीडियम से पास होकर जा रही है। नाउ व्हाट इज वेव मोशन? मैं बहुत पहले से आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, व्हाट इज वेव मोशन? इट इज अ डिस्टर्बेंस, सिंपली इट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस which travel energy from particle to particle, or we can say momentum and energy from particle to particle. तो सपोज कीजिए कि फर्स्ट वेव हमारे पास इसमें आई,
दिस इज आवर फर्स्ट वेव। अब जैसे ही वेव इस मीडियम को क्रॉस करेगी तो ये जो पार्टिकल्स है इस मीडियम पे ये वाइब्रेशन करना स्टार्ट करेंगे। आगे बात समझ आओ, दीज आर द वाइब्रेशन ऑफ दीज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, टू एंड फ्रो मोशन होगा इनमें। अब सपोज कीजिए कि ये जो पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहे हैं अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहे हैं, इनका जो मैं पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लूं या जो मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट से वाई एज्यूम कर लूं। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल सी बात है। अगर एग्जांपल के तौर पे हम अगर एज्यूम कर सकते हैं उसे, तो हम क्या करेंगे, एक पार्टिकल लेके चलेंगे केवल। जैसे ये वेव आई तो ये पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आना स्टार्ट हुआ, ये वाइब्रेट करना स्टार्ट हुआ, और सपोज उसका जो डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट इट्स टेकन एज y1 वेक्टर। अब देखिए किसी इंस्टेंट की हम बात कर रहे हैं, इट मे बी जीरो, अगर टाइम जीरो लेके चले तो किसी टाइम पे ये डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन पे होगा, कभी ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है। सिमिलरली अब इसी पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए मैंने दूसरी वेव ली, सेकंड वेव, ये हमारी सेकंड वेव मोशन है। इस वेव ने भी इस पार्टिकल को हिट किया, तो जैसे ये पार्टिकल को हिट करता है, सपोज कीजिए जो उसका डिस्प्लेसमेंट है इस केस में वो है y2। चेंज हो सकता है क्योंकि दोनों डिफरेंट टाइप की वेव्स हमारे पास, दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है उनका जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज होने वाला है। तो एक बार हमने वेव 1 को थ्रो किया तो हम देख रहे हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y1 है। अब हम वेव 2 को सेंड कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं जो पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वो y2 का डिस्प्लेसमेंट से वाइब्रेट कर रहे हैं। अब सपोज कीजिए कि मैं साइमल्टेनियसली इन दोनों को साथ में थ्रो कर रहा हूं इस मीडियम में, ये दोनों वेव्स आप एक ही टाइम पे क्रॉस कर रही हैं इस मीडियम को, मतलब इट मींस द वेव्स आर क्रॉसिंग साइमल्टेनियसली थ्रू दैट मीडियम। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा इस पार्टिकल का, देखिए y1 तो फर्स्ट वेव की वजह से हो रहा था, y2 सेकंड वेव की वजह से हो रहा था। अब दोनों वेव्स को मैं साइमल्टेनियसली सेंड कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि ये इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं वो कैसे फॉल हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, सपोर्ट कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। आप सपोर्ट करेंगे या अपोज करेंगे कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पे जो अब ये पार्टिकल हमने एज्यूम कर लिया कि इसका जो नया डिस्प्लेसमेंट आगे वो आएगा y वेक्टर व्हिच कैन बी रिटन एज y वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सिंपल सी बात है। अगर तीन वेव्स डाल देंगे हम प्लस y3 भी डाल देंगे, यहाँ पे y3 होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर थर्ड वेव। ऐसे अगर फोर्थ वेव भी आती है तो हम y प्लस y4 भी डाल देंगे, तो y4 क्या होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फॉर द फोर्थ वेव। अब समझते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे कि यहाँ पे वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन का मतलब होता है क्या स्टूडेंट्स कि अगर डायरेक्शन सेम है तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, अगर अपोजिट है तो माइनस करना पड़ता है। तो देखिए सपोज कीजिए जैसे ही यहाँ पे एक पार्टिकल को हिट किया वेव फर्स्ट ने, तो सपोज करो कि ये जो पार्टिकल है डिस्प्लेस हुआ इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है सपोज करो y1। ऐसे जब मैं सेकंड वेव को थ्रो करता हूं तो सपोज करो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो होगा ऊपर की तरफ, फिर से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इस बार भी कितना होगा y2। तो जैसे मैं दोनों वेव्स को अब साइमल्टेनियसली सेंड करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कि दोनों वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, पार्टिकल दोनों केस में क्या हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बन जाएगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, और जो रिएक्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा इसका अब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से, दिस इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। क्योंकि ये जो वेव मोशन है दोनों जो वेव हमारे पास वेव मोशन है ये पार्टिकल को एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है। तो अगर इनको मैं साइमल्टेनियसली थ्रो करूंगा इस मीडियम में तो आप देखेंगे ये पार्टिकल थोड़ा ग्रेटर एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। पहले y1 एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा था, फिर सेकंड वाली वेव के लिए y2 वेव एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा था। जैसे मैंने दोनों वेव्स को साइमल्टेनियसली सेंड किया तो अब हम देखेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो वाइब्रेशन होगा इस पार्टिकल का उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बढ़ने वाला है, बढ़ेगा कितना y1 प्लस y2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस अज्यूम करते हैं कि सपोज कीजिए कि फर्स्ट वेव के लिए आई तो पार्टिकल ऊपर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, सेकंड वेव हमने थ्रो किया सेम टाइम में, तो हम देखते हैं कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डाउन डायरेक्शन में इस टाइप से, ऐसा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि दोनों साथ में वाइब्रेट करें, अपोजिट वाइब्रेशन कर सकते हैं, मतलब फेज डिफरेंस 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, कुछ और 90 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं पहले केस जो मैंने अज्यूम किया था वहां पे फेज डिफरेंस अज्यूम कर रहे थे 0 डिग्री। सेकंड केस की हम बात करें तो जैसे वेव आई फर्स्ट इसने पार्टिकल डिस्प्लेस किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, दूसरे वेव अगर हम थ्रो करते हैं तो देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री।
तो इस केस में जो फेज डिफरेंस है स्टूडेंट्स वो है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखिए आपको वेक्टराइजेशन करना है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो यही बनेगा y1 प्लस y2 वेक्टर। पर आप यहाँ पे देखिएगा तो एक डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली अपवर्ड है, एक डिस्प्लेसमेंट वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। तो अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे y इज इक्वल टू y1 को अगर आप प्लस लेके चल रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड मोशन है, तो y2 को आप क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव, ये आपकी मर्जी है। तो या इस बार जो डिस्प्लेसमेंट है वो बनेगा y1 माइनस y2, या फिर अगर आप y2 को प्लस लेके चल रहे हैं तो y1 को क्या लेके चलना पड़ेगा आपको, नेगेटिव, तो ये भी बन सकता है माइनस y1 प्लस y2। तो आप देख सकते हैं जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा स्टूडेंट्स वो कैसे होगा, देखिए आप देखते हैं y2 जो डिस्प्लेसमेंट है थोड़ा बड़ा बनाया है हमने y1 के कंपैरिजन में, तो जो पार्टिकल नेट डिस्प्लेस होगा वो होगा डाउन डायरेक्शन में, एंड व्हिच इज इक्वल टू माइनस y1 प्लस y2, or we can say y1 minus y2. This is the relative displacement of the particle when the two waves simultaneously through the medium. So this is the सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब समझते हैं इसको वेव्स की फॉर्म में स्टूडेंट्स, डिस्टर्बेंस की अभी देखिए सपोज कीजिए ये फर्स्ट वेव हमारे पास इस तरह से, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इंडिकेट कर रहा है, दिस इज फॉर फर्स्ट वेव, दिस इज y1, सपोज कीजिए दिस इज y1। अब सेकंड केस में अब दूसरी वेव आई साइमल्टेनियसली, और सपोज कीजिए फेज डिफरेंस मैं 0 एज्यूम कर रहा हूं, ये देखिए ये हो गया हमारा सेकंड वेव y2 वेक्टर। अब ये वेव्स आपस में क्या है, क्योंकि फेज डिफरेंस 0 है, दोनों पार्टिकल दोनों एक ही टाइम पे पार्टिकल को या तो वर्टिकली अपवर्ड डिस्प्लेस कर रही है या तो वर्टिकली डाउनवर्ड डिस्प्लेस करती है। तो इस केस में रिलेटिव वेव बनी स्टूडेंट, ये बनी क्या, हमारी रिलेटिव वेव, क्योंकि वेक्टर एडिशन होगा y1 प्लस y2 कर लेंगे, तो जो हमारी रिलेटिव वेव होगी उसका एम्पलीट्यूड इसमें बन जाएगा y1 प्लस y2, थोड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड बनेगा। दिस इज आवर रिलेटिव वेव व्हिच इज रिटन एज y वेक्टर। तो दिस इज, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वेव्स आपस में क्या हो रही है, सुपर इंपोज हो रही है, और एक जो नई वेव बन रही है, रिलेटिव वेव बन रही है, उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा मिल जा रहा है एज कंपेयर टू द गिवन टू वेव्स। इसे बोलते हैं स्टूडेंट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे अब हमें जो रिलेटिव वेव बनी काफी बड़ी मिल रही है, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्पॉट होगा उस स्क्रीन में जो हमने कल थोड़ा ऑब्जर्व किया था वो काफी ब्राइट होगा एज कंपेयर टू द दीज टू वेव्स। और अगर हम बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, तो ऐसे केस भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स की, सपोज कीजिए फर्स्ट वेव ऐसे इस तरह से इस ये फेज डिफरेंस, सेकंड वेव सपोज कीजिए इसकी ठीक अपोजिट चल रही है इस टाइप से, y1 दिस इज y1 वेव, ये पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड डिस्प्लेस कर रही है, और y2 वेव पार्टिकल को डिस्प्लेस कर रही है इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे। तो जब रिलेटिव वेव होगी स्टूडेंट, इस बात देखो आप y1 पार्टिकल y1 जो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, y2 डाउन डायरेक्शन में, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए माइनस ही करना पड़ेगा। तो दिस इज आवर रिलेटिव वेव। अब ये वेव ऊपर ही क्यों बनी, क्योंकि आप देख सकते हैं y1 इज ग्रेटर देन y2, ये बड़ा एम्पलीट्यूड है, ये छोटा एम्पलीट्यूड है, तो दिस इज आवर रिलेटिव वेव, दिस इज y वेक्टर, और दिस इज, ये फर्स्ट केस में रिलेटिव वेव थी। तो स्टूडेंट जब हमें रिलेटिव वेव का एम्पलीट्यूड ग्रेटर मिलता है एज कंपेयर टू द गिवन टू वेव्स, तो इस केस में हम अज्यूम करते हैं या मानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और जब इस टाइप से हमें मिलता है कुछ, जब एम्पलीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेव इज लेस देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन टू वेव्स, देन वी कैन से दिस इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई होप दिस टॉपिक आपको समझ में आया कि कैसे दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज करती हैं, कब उनका रिलेटिव वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, कब छोटा होगा एज कंपेयर टू द गिवन टू वेव्स। तो ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास स्टूडेंट, क्योंकि हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं, तो इंटरफेरेंस का ही टॉपिक अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक वो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।
ये जो एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट, ये ऑब्वियसली यंग से एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने ऑब्जर्व किया है, उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न को हमें एक्सप्लेन करवाया इस विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कि कैसे इंटरफेरेंस ऑब्टेन होता है फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। तो अब हम बात करेंगे इसके फिगर की। थोड़ा स्टूडेंट फिगर थोड़ा टिपिकल टाइप का है, तो आप अपनी बुक से देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से, या फिर आप कोई रिफ्रेशर कर सकते हो तो आप उससे भी रेफर कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक सिंपल सा फिगर बना दिखा रहा हूं। सपोज दिस इज अवर सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज सोर्स ऑफ लाइट, और सपोज दिस इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब ये लाइट एमिट करेगा, अभी लाइट एमिट करेगा, हमें चाहिए इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस के लिए हमें एटलीस्ट 2 वेव्स चाहिए, ये हमने कल डिस्कस किया था। 2 वेव्स के लिए हमें एटलीस्ट 2 कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। और 2 कोहेरेंट सोर्सेज हम की बात करें तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो हमने बात की थी इंटरफेरेंस अगर ऑब्टेन करेंगे तो फ्रॉम द सिंगल सोर्स, हमें एक सिंगल सोर्स से हम पहले 2 कोहेरेंट सोर्सेज बनाएंगे और देन फिर उनके बीच का हम इंटरफेरेंस करवाएंगे। तो यहां पे हमने ले लिया एक स्लिट, डबल स्लिट ली हमने यहां पे। ये सपोज कीजिए कार्डबोर्ड है, हमने 2 होल्स क्रिएट किए इसमें, पीछे एक हमने बल्ब लगा दिया, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सोर्स की हम बात करें वेव्स की, लाइट ट्रैवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव, तो वो देखिए आप थोड़ा कैसे होगा। हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं, वेव्स की फॉर्म में मतलब ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में लाइट ट्रैवल करेगी, मतलब सोर्स से जो लाइट एमिट होगी हमें वेव फ्रंट बनाना है, सिंपल सी बात है, हमें वेव फ्रंट को डिजाइन करनी है। तो क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट पॉइंट सोर्स है, तो जो वेव फ्रंट है वो भी क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो इसका अगर आप देखिए पीक इसके ऊपर है तो हम इस पीक को हम डिनोट करेंगे सॉलिड लाइन से, और जो नीचे की तरफ जो पीक होगा इसका इसे हम डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो ये वेव आई इसकी पहले कंस्ट्रक्ट, जैसे आप कभी कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं वाटर में तो आप देखते हैं वेव्स बनती है, पानी की वेव्स ऊपर की पहले ऊपर आती है फिर नीचे आती है कंसर्वेटिव फॉर्म में। तो इस तरह से हम कुछ वेव्स की डिजाइन करने वाले हैं। तो इस पॉइंट सोर्स से लाइट एमिट करेगा, तो दिस इज ये वो पार्ट है ये वो पार्टिकल्स है मीडियम के जो टेम्पररी डिस्प्लेस हुए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, थोड़ा सा ऊपर लेवल में आए नॉर्मल लेवल से, और देन फिर वो नीचे चलेंगे, तो इस टाइप से हमें वेव मिलेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट जो टेम्पररी अबव आ रहा है नॉर्मल लेवल से, तो ये वाला पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट जो टेम्पररी डाउनवर्ड जा रहा है टेम्पररी डाउनवर्ड जा रहा है नॉर्मल लेवल से। तो इस तरह से हमारा वेव फ्रंट ये आगे बढ़ेगा, अब ये कैसे वेव ऐसे बनेगी आगे की तरफ, तो इसी फिगर में आप डिजाइन कर लो। तो यहाँ पे हमारे पास ये वेव्स फर्स्ट पार्ट आ गया इसका, फिर ये डाउनवर्ड पार्ट। अगर बात करें क्रस्ट ट्रफ की हम बात कर सकते हैं, तो क्रस्ट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल सॉलिड लाइन से, और ट्रफ को डिनोट करेंगे डॉटेड लाइन से। ये क्रस्ट ट्रफ, फिर क्रस्ट, फिर ट्रफ, फिर कुछ इस टाइप से ये आगे वेव बनेगी। अब देखिए जो ये कार्डबोर्ड है हमारे पास, अब यहां से देखिए लाइट ही पेनिट्रेट होगी आगे की तरफ इन होल्स के थ्रू, तो अब ये होल्स के थ्रू लाइट जाएगी, तो फिर से देखिए ये भी सिंगल सोर्स की तरफ बिहेव करेंगे, यहां भी हमारे पास क्या बनेगी, वेव्स बनेगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम बात, ये पहले आ गया क्रस्ट आ गया, सिमिलरली दूसरी वेव पे क्रस्ट आ गया यहां से, देन फिर ट्रफ आएंगे, फिर दूसरी वेव पे भी ट्रफ आएगा, फर्दर ये क्रस्ट जिसे यहां पे दिख रहा है, तो क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में, वैसी वेव्स की फॉर्म में यहां पे ट्रैवल कर रही है फ्रॉम द 2 सोर्सेस। तो ये पहले इस वाले सोर्स को बोलेंगे S1, इस सोर्स को बोलेंगे S2। तो आप देख सकते हैं सिंगल सोर्स से हमने 2 सोर्सेज ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर दी, एक कार्डबोर्ड की हेल्प से सिंपल हमने होल क्रिएट किया, होल क्रिएट करते हमारे पास क्या हो गया, 2 सोर्सेज होंगे S1 S2। अब यहां से भी लाइट एमिट होगी, यहां से भी लाइट एमिट होगी, तो अब इनके बीच क्या प्रोड्यूस हो सकता है, कोहेरेंस प्रोड्यूस हो सकता है, मतलब इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो सकता है, क्योंकि दोनों सोर्स के हमारे पास कोहेरेंट, क्योंकि ये सेम सोर्स सेम लाइट एमिट कर रहे हैं, सेम वेवलेंथ की, सेम फ्रीक्वेंसी की, फेज डिफरेंस या तो 0 होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो अब देखिए ये सोर्स S1 का वेव जो आया, इसका क्रस्ट आया, फिर ट्रफ, फिर देन फर्दर क्रस्ट आएगा, फिर ऐसे ही नेक्स्ट वेव पर क्रस्ट आएगा, सोर्स S2 से जो वेव होगी हमारे पास। तो कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास ये वेव मोशन आगे चलता है।
नो, अब यहां पे हमारे पास होगी स्क्रीन। इस स्क्रीन में हम पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। तो जैसे आपको मैंने अभी बताया था स्टूडेंट्स, जब दो वेव्स की हम बात करें स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से देखिए, ये वेव पहली वेव आ गई, ये दूसरी वेव आ गई। अब अगर हम बात करें, अगर फर्स्ट वेव का क्रस्ट सेकंड वेव की क्रस्ट के साथ फॉल हो रहा है और फर्स्ट वेव का ट्रफ सेकंड वेव के ट्रफ के साथ फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो हमें रिजल्टेंट वेव मिलती है वो काफी बड़ी मिलती है इस टाइप से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर स्टूडेंट्स? और सिमिलरली जब हमने देखा था कि क्रस्ट फर्स्ट वेव का क्रस्ट सेकंड वेव के ट्रफ के साथ फॉल होगा, इस टाइप से वेव मोशन, तो इस टाइम पे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस ओवर करना पड़ेगा। तो सेम चीज यहाँ पे देखिए, अब ये हमें ये देखना है कि जहां पे क्रस्ट और ट्रफ मीट कर रहे हैं, मतलब वो पॉइंट्स जहां पे दो सॉलिड लाइंस और दो डॉटेड लाइन मीट कर रही है, वहां पे हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब थोड़ा रिजल्टेंट हमें रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो थोड़ा लार्जर मिलेगा एज कम्पेयर टू द गिवन टू वेव्स। तो पॉइंट्स कौन से इंस्टेंट अगर हम देखें, ध्यान से देखिए, यहाँ पे ट्रफ ये पॉइंट, ये क्रस्ट ट्रफ। तो यहाँ पे हमें मिलेगा इस स्क्रीन पे एक ब्राइट स्पॉट, ठीक है। फिर देखिए आप क्रस्ट और ट्रफ जहां पे मीट करेंगे या फिर ट्रफ और क्रस्ट मीट करेंगे, वहां पे हमें क्या मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव, थोड़ा हमें एम्पलीट्यूड कम मिलने वाला है। अब एज्यूम कीजिए कि दो वेव्स हमारे पास, इसका एम्पलीट्यूड ए है और इसका एम्पलीट्यूड भी ए है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो उस केस में रिजल्टेंट को कितना बन जाएगा, a माइनस ए, यानी कि 0 बन जाएगा। इट मींस जो रिजल्टेंट वेव होगी वो क्या होगी, बिल्कुल फ्लैट, इस टाइप से। पार्टिकल जो होंगे इस मीडियम में डिस्प्लेस ही नहीं होंगे। तो इस केस में हमारा फिगर देखिए, जहां पे देखिए ये जो पोर्शन है हमें यहाँ पे मिलेगा, हमें एक पूरा डार्क स्पॉट, ये पूरा डार्क स्पॉट हमारे पास, क्योंकि आप इस स्पॉट के लिए जो वेव्स का जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, और हम कह सकते हैं जो रिजल्टेंट वेव है वो ऑलमोस्ट 0 एम्पलीट्यूड की वेव मिल रही है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमें मिलेगा पूरा डार्क स्पॉट। सिमिलरली यहाँ पे देखिए आप ट्रफ और क्रस्ट यहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे हमें मिलेगा एक डार्क स्पॉट। तो आप ये समझ रहे हैं जहां पे क्रस्ट मीट कर रहे हैं, ट्रफ मीट कर रहे हैं, वहां पे मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और वी कैन से ब्राइट स्पॉट। और जहां पे हमारे मीट कर रहे हैं क्रस्ट और ट्रफ साथ में मीट कर रहे हैं दो वेव्स के, वहां पे हमें मिलेगा रेड वेव का एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट 0 और वी कैन से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क स्पॉट। अब ऐसे देखो ये पूरे फिगर में हमें मिलता है, अगर हम थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें कंसेक्यूटिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलते हैं। पहले ब्राइट स्पॉट मिला, फिर डार्क मिला, उसके नाइबरिंग की बात करें तो ब्राइट मिलेगा, फिर डार्क मिलेगा, फिर ब्राइट मिलेगा, इस तरह ही प्रोसेस चलती रहती है। अगर वेव को फॉर्मेशन थोड़ा में यहाँ पे आपको, तो वेव फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ये दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज कर रही है। ये फर्स्ट वेव आई हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिल रहा है स्टूडेंट, तो दूसरी वेव का क्रस्ट भी सेम फॉल करेगा फर्स्ट वाली वेव की क्रस्ट के साथ, और देन ये है होगी हमारी रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर एम्पलीट्यूड। ये ध्यान रखिए आप, यहाँ पे फिगर वाला बनने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स? क्रस्ट और क्रस्ट मीट कर रहे हैं, तो एक रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा थोड़ा और ग्रेटर मिलेगा। अगर बात करें इस वाले केस के लिए या डार्क स्पॉट के लिए, देखिए ये फिगर जो हमने बनाया है ब्राइट स्पॉट का, वो यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी सेम ऐसी कंडीशन मीट करेगी। बात करें हम इस वाले स्पॉट की, तो यहाँ पे आप देखिएगा, क्योंकि हमें डार्क स्पॉट मिल रहा है, उसका मतलब जो वेव्स हमारे पास इस टाइम कुछ वेव होने वाली है। दोनों वेव्स का जो क्रस्ट है, सॉरी एक वेव का क्रस्ट दूसरे का ट्रफ, सिमिलरली इस टाइप से प्रोसेस हमारी आगे बढ़ती है। तो अगर आप देखेंगे दोनों का एम्पलीट्यूड अगर मैं इक्वल लेके चलूं तो ऑलमोस्ट जो रिजल्टेंट वेव है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, है 0 एम्पलीट्यूड, और वी कैन से इट इज डार्क स्पॉट। तो आप यहाँ पे देखिए आप, ये होगी हमारी रिजल्टेंट वेव
और यहाँ पे इस वाले केस में ये वाली होगी रेडियो वेव। तो इस स्टडी से या इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगता है स्टूडेंट कि जब दो कोहेरेंट सोर्सेस से जो वेव्स होती हैं वो आपस में जब इंटरफेयर करती है तो जो स्क्रीन में हमें पैटर्न ऑब्जर्व होता है उसमें हमें कंसेक्यूटिव या फिर हम कह सकते हैं कंसेक्यूटिव डार्क और ब्राइट स्पॉट्स दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और वी कैन से ड्यू टू redistribution of energies on account of superposition principle from the two coherent sources। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, जहाँ पे दोनों वेव्स का क्रस्ट मीट करेगा एक ही पॉइंट पे तो वहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव दिख जाएगा यानी ब्राइट स्पॉट दिख जाएगा, और जहाँ पे हमारे पास दो वेव्स का एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ मीट करेगा तो वहां पे हमें कुछ इस तरह का पैटर्न दिखाई देगा, डार्क स्पॉट दिखाई देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डार्क स्पॉट है ये जो हमारे पास ये जो स्पॉट है ये परफेक्टली डार्क होगा या फिर नहीं होगा, ये डिपेंड करता है इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स के ऊपर। अगर दोनों वेव्स हमारे पास जो हमने ली थी y1 और y2, अगर दोनों के एम्पलीट्यूड्स हम सेम ले लें, अगर इक्वल वेव्स दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड अगर इक्वल होंगे तो उस केस में जब रेडियन हम फाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो उस केस में हमें परफेक्टली डार्क स्पॉट मिलेगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डार्क परफेक्टली डार्क कब होगा कब नहीं होगा। तो अगर दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स, दो वेव्स कौन कौन सी, जो सोर्स S1 से आ रही है और एक सोर्स S2 से आ रही है, अगर इन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हुए तो जो हमारे पास डार्क स्पॉट होगा वो परफेक्टली डार्क होगा। क्लियर? और अगर सपोज करो इनके एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल इस वाली वेव का एम्पलीट्यूड A1 इसका A हो गया और इसका सपोज करो B हो गया, तो जो रिएक्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा A माइनस B समथिंग नॉट इक्वल टू 0। अभी 0 नहीं हो सकता, तो फिर भी हम कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होगा इस वेव्स का वो थोड़ा कम ही होगा एज कंपेयर्ड टू दैट वेव्स। तो ये स्पॉट अब परफेक्टली डार्क नहीं होंगे, बट फिर भी हम इनको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय व्यूइंग देम। बहुत इजीली हम इनको देख सकते हैं, जो स्पॉट कुछ स्पॉट बिल्कुल ब्राइट होंगे, कुछ स्पॉट थोड़ा कम ब्राइट होंगे। तो कम ब्राइट वाले जो स्पॉट है वहां पे कुछ इस तरह का पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, और जहां पे ब्राइट स्पॉट है वहां पे कुछ टाइप का कुछ इंटरफेरेंस हो रहा है। इसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर हो। बाकी इनका जो वेव फॉर्मेशन है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।